दोस्तों, जापान में येन, जापान की जो करेंसी है वो 20 सालों में सबसे वीक हो चुकी है। फूड इन्फ्लेशन 14% पर चली गई है, जो 40 ईयर का हाई है। ओवरऑल इन्फ्लेशन 10.1 चली गई है सितंबर 2022 में। यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे इन्फ्लेशन 8.2% चली गई है। फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशन 6.6% चली गई है, जो कि 1982 से अभी तक की हाईएस्ट है। यूरोपियन यूनियन में सितंबर में इन्फ्लेशन 10.9 चली गई है। इंडिया में इन्फ्लेशन अगस्त 2022 तक 7.41 है। रिजर्व बैंक स्ट्रगल कर रहा है उसको टारगेट 6% के नीचे लाने के लिए। ब्राजील में 8.7 अगस्त में, चाइना में 2.5, रसिया में 14.3 जा चुकी है अगस्त तक इन्फ्लेशन। दोस्तों, ये सारी डाटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या रिसेशन आने वाला है, और अगर हाँ तो आपको कैसे इसका सामना करना है, क्या तैयारियां करनी है। आपका स्वागत है दोस्तों finco.com में। आइए जानते हैं कैसे आएगा रिसेशन, और अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको जितने भी डाटा बताए इन्फ्लेशन के, तो इस इन्फ्लेशन से क्या होगा, कैसे रिसेशन आएगा। सब जगह रूस यूक्रेन वार अलग चल रहा है। कोविड से दुनिया उभर ही रही थी, इतनी सारी चीज़ों की शॉर्टेज थी, डिमांड ज़्यादा हो रही थी। ऊपर से अब सप्लाई चेन में और ज़्यादा क्रंच आ गया है। युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। यूके में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है 100 साल में सबसे बड़ा रिसेशन आने वाला है। कैसे आएगा? इन्फ्लेशन, महंगाई। क्या होगा महंगाई से? महंगाई से डिमांड लो हो जाएगी, क्योंकि जब भी महंगाई होगी अब आदमी अपना बचत शुरू कर देगा, डिमांड कम करेगा। डिमांड कम होगी तो जब चीज़ों की डिमांड ही कम होगी तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रोडक्शन जैसे ही कम होगा यानी कि ग्रोथ कम, जीडीपी कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रही है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी वो कम हो रहा है, लो ग्रोथ। अब ग्रोथ कम है, प्रोडक्शन कम है, तो कंपनियों को एम्प्लॉय क्यों चाहिए जब उसको प्रोडक्शन ही नहीं करना? वो ले ऑफ करना शुरू कर देगा। देयर विल बी अ रिडक्शन इन जॉब्स। अब जब जॉब रिडक्शन हो गया तो इससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों की इनकम खत्म हो गई, उससे फिर क्या हो गया? और डिमांड कम हो गई। फिर डिमांड कम हो गई तो जो मैंने अभी आपको साइकिल बताई, डिमांड कम होने से क्या क्या हुआ वो फिर हो गया, शुरू हो गया। डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, ग्रोथ कम, फिर से जॉब ले ऑफ। सोचिए ये साइकिल चलती रहेगी और ये रिसेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कब रुकेगी? जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। जैसे कि बेल आउट पैकेजेस होते हैं, जब गवर्नमेंट कुछ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बूस्टर पैकेज लाती है, तब ये क्या होता है, रिसेशन को उबरने में गवर्नमेंट मदद करती है। तो ये तो हो गई बात कि गवर्नमेंट करेगी। लेकिन दोस्तों, अभी इंडिया में हम इस स्टेज पे हैं कि हमारी ग्रोथ बाकी दुनिया से अच्छी है, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें भी इन्फ्लेशन छू रहा है, रिसेशन यहाँ पास आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आम जनता कैसे रोक सकती है रिसेशन को, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब सोचिए दोस्तों, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे कि रिसेशन आ रहा है, तब आपको पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए, मनी होल्ड करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ऐसा किया तो आप जो है रिसेशन को ट्रिगर कर रहे हैं। रिसेशन उल्टा आएगा अगर आपने मनी को होल्ड करना शुरू किया। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आप मनी होल्ड करना शुरू करेंगे, रुपया जमा करना शुरू करेंगे, वो रुपया जमा होता जाएगा, वो कहीं लग नहीं रहा है इकोनॉमी में। जब वो इकोनॉमी में कहीं लगेगा नहीं तो उसका कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, और कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा तो कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ रुक जाएगी तो उसको, जब ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी, उसी को हम रिसेशन कहते हैं। तो अगर पूरी पब्लिक एक साथ पैनिक में आके होर्डिंग करने लग जाए तो रिसेशन से तैयार नहीं होती, वो रिसेशन को ट्रिगर करती है।
सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वह इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा, क्यों बढ़ा रहा है? ताकि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाए कि डिमांड कम हो जाए। जब ब्याज बढ़ेगा तो क्या होगा, इतना जो पैसे का फ्लो है इकोनॉमी में कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी ना भाई, ज़्यादा ब्याज में क्यों लगाएगा कोई लागत। तो उससे क्या होता है कि डिमांड कम होती है तो इन्फ्लेशन नीचे करने की कोशिश करता है रिजर्व बैंक इसके जरिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसका दूसरा पहलू भी है। रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जो कंपनीज ये बना रही हैं प्रोडक्ट्स, उन पे मतलब ब्याज ज़्यादा लगेगा, उनको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने जो लोन लिए हुए हैं बड़े बड़े अदानी अंबानी, इसने ये जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एमएसएमईज भी हैं, उनका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ऑब्वियस है रिजर्व बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो बैंक भी लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो जिन लोगों ने भी लोन लिए हैं उनको ज़्यादा पैसा बैंक को देना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैसा कहाँ से लाएंगे? वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएंगे ना। तो रिजर्व बैंक भी एक तरीके से क्या है कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो इन्फ्लेशन कम करना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन को वो भी बढ़ाने का ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। कहाँ से लाएंगे? अपना प्रोडक्ट बेच के, वही प्रोडक्ट जो अभी पहले बेच रहे थे तो उसका दाम उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरीके से डिमांड कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसका दाम भी बढ़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, सामान और महंगा हो जाएगा। और ये भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि कंपनी बोलेंगे ठीक है अब तो मेरे को ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, मैं पैसा कम उठाऊंगा बाजार से, पैसा कम उठाऊंगा तो मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या बोलेगा, अभी तो मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, लोग नहीं चाहिए, जॉब से निकाल देगा। तो रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट बढ़ाना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है इन्फ्लेशन को रोकने का, उल्टा वो रिसेशन को ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, गवर्नमेंट को सामने आना होगा। दो चीजें करनी होंगी, एक तो भारत के प्रोडक्ट को बनाने में बढ़ावा देना पड़ेगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, आपको होल्ड नहीं करना है, आपको अपना पैसा, एक इतना पैसा जमा कीजिए बैंक में या फिर नकद में जितने से आपका काम चल जाए बस, लेकिन बाकी पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ इन्वेस्ट करें? पॉसिबल हो सके तो गवर्नमेंट की स्कीम में, सरकार की स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा, सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार को क्या होगा, वो पैसे से सरकारी स्पेंडिंग कर पाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं। जैसे सरकार की स्पेंडिंग क्या होती है, सरकार ने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लिया या कोई बहुत बड़ी योजना चला दी, तो उससे क्या होता है, जब भी सरकार बड़े प्रोजेक्ट चलाती है तो बड़ा प्रोजेक्ट चलाने के लिए बड़ा पैसा लगाएगी और उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा और उसमें कई सारी इंडस्ट्रीज शामिल होंगी। आप ही देखिए, कोई बहुत बड़ा मान लिया हाउसिंग योजना बन गई, बहुत बड़ी हाउसिंग योजना, तो बहुत बड़ा पुल का कोई योजना बन गई, फ्लाईओवर की योजना बन गई, मेट्रो की योजना बन गई है, तो इसमें कितनी सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट से लेकर वाटर से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, पावर, हर चीज़ की डिमांड हो जाती है इतने बड़े प्रोजेक्ट में। जब हर चीज़ की डिमांड होती है तो डिमांड बढ़ना शुरू होती है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो रफ्तार पकड़ना शुरू कर देती है, जॉब आना शुरू हो जाती है और जो है लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है और ये जो रिसेशन है उसका भूत पीछे दब जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर कलेक्टिवली करा जाए तो अपनी जो हमारी पब्लिक है उसको मिनिमम मनी होल्ड करके मैक्सिमम मनी इन्वेस्ट करना है। अगर आपको लगता है कि रिसेशन में प्राइवेट कंपनियों से खतरा है, आप गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट कीजिए, वही आपका रिसेशन को रोक सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और भी आगे आपको रिसेशन के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, टेक्निकली रिसेशन तब आता है जब कॉन्सिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे जाती है। इंडिया अभी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, अभी लगभग 7% ग्रोथ है, क्योंकि IMF का भी एक प्रोजेक्शन है कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना है और होप रखनी है कि कोई ऐसा कोई भी गतिविधि ना हो हमारी दुनिया में, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो ग्लोबली जिससे हमें रिसेशन का खतरा से सामना करना पड़े।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।